नमस्कार। आप देख रहे हैं द रेड माइक और ये है एक और एपिसोड जिसका नाम है गाड़ी बुला रही है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑटो एक्सपो की। ऑटो एक्सपो आप जानते हैं कि एक बड़ा एनुअल फीचर होता है। एनुअल फीचर नहीं, कुछ सालों में एक बार होता है, लेकिन इसमें बड़ी उम्मीदें रहती हैं लोगों की भी, इंडस्ट्री की भी, तमाम लोगों की। और ये ऑटो एक्सपो कैसा गया, इसमें क्या-क्या नई चीजें पता चली, ऑटो सेक्टर का लाइन और लेंथ क्या होगा, उसका एक आइडिया और एक अनुमान मिलता है। और इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस इंडस्ट्री को कई दशकों से कवर कर रहे, अच्छे से घोंटे हुए और जाने हुए, जाने-माने पत्रकार सिद्धार्थ विनायक पाटनकर आज हमारे साथ जुड़े हैं। इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी, एडिटर इन चीफ ऑफ एको ड्राइव। कैसे हैं आप? शुक्रिया संकेत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि अभी फाइनली ऑटो एक्सपो से ब्रेक मिला है थोड़ा-सा। वहाँ पे हम 2-3 दिन से लगे हुए थे और काफ़ी कुछ था कवर करने के लिए थैंकफुली। तो मेरे ख़्याल से अभी थोड़ा-सा आप शायद मुझे थोड़ा रिलीव्ड पा रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे। बिल्कुल। सिद्धार्थ, शुरू करते हैं ऑटो एक्सपो इटसेल्फ। मेरे ख्याल से 2 साल में एक बार होता है। पहले ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हुआ क्योंकि प्रगति मैदान में जगह नहीं थी, लेकिन अब इस बार भारत मंडपम में वापस आया है। भारत मंडपम में ग्लोबल भारत मोबिलिटी एक्सपो, जिसमें ऑटो एक्सपो एक हिस्सा था और भी तमाम चीजें थी। आपके हिसाब से सिद्धार्थ, वो की हाइलाइट्स क्या थी इस बार के इस इवेंट की? सबसे पहले तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था, मुझे आपको बताना होगा, काफ़ी फ्रैंकली मैं हम्म। आपको ये बात बोलूँगा कि ऑटो एक्सपो या कोई भी जो ग्लोबल मोटर शोज़ रहते हैं, उनका रेलेवेंस काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पहले एक टाइम होता था जब जैसे आप शुरुआत में कह रहे थे कि लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि ऑटो एक्सपो आएगा या कोई मोटर शो आएगा और उसमें हमको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अब डिजिटल ऐज में ये हाल है कि काफ़ी कंपनीज़ अपनी खुद की जो प्रमोशन है वो पहले से ही कर रहे हैं। उनको एक तो शेयर नहीं करना वो स्पेस किसी के साथ, इसलिए वो अपना खुद का इवेंट करते हैं और इसलिए एक्सपोज़ या मोटर शोज़ में पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और ऑटो एक्सपो भी जो होता था 2 साल में एक बार, वो लोगों को लग रहा था कि अब वो फिर से नहीं होगा। ख ख़ासकर कि कोविड पैंडेमिक के बाद। लेकिन फिर पिछले साल हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ़िस है और जो पीयूष गोयल हैं, जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर उनकी ये एक शायद एक आप कह सकते हैं उनका प्लान था कि इंडियन इंडस्ट्री को शोकेस करना चाहिए। इसलिए पिछले साल इलेक्शन से पहले एक भारत मोबिलिटी शो की स्थापना की गई थी। अब मेरे ख्याल से वो एक तरह से शोकेस ही था और उसमें पार्टिसिपेशन भी बहुत वीक थी और काफ़ी हद तक ये फ़ोर्स्ड पार्टिसिपेशन भी थी। तो ये मेरे ख्याल से कहना ज़रूरी है क्योंकि इस बैकग्राउंड के साथ जब इस साल भारत मोबिलिटी शो को 3 हिस्सों में बाँटा गया और ऑटो एक्सपो एक हिस्सा था जो सबसे इम्पोर्टेंट या ज़रूरी होने वाला था। कंपोनेंट्स के लिए अलग से एक शो भी साइडलाइन्स पे हुआ। तब मेरे ख्याल से लोगों का फिर से यही मानना था कि इस बार भी पार्टिसिपेशन लैकलस्टर रहेगी। कुछ थोड़ा बहुत कंपनीज़ आके अपना स्टैंड क्रिएट करेंगे छोटा-सा और ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट्स या ज़्यादा कुछ हमको नया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि ऐसा नहीं हुआ और ऑटो एक्सपो इस बार मेरे ख्याल से काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है। फिर भी ये भी कहना होगा कि जो 2 साल में एक बार होता था, वो एक तरह से बेहतर था क्योंकि काफ़ी बार कंपनीज़ की जो प्लानिंग रहती है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती है और जो बजट्स रहते हैं, वो अगर आप मुझे एक कॉन्सेप्ट कार दिखाएँगे इस साल, तो मुझे पता है कि 2 साल लगेंगे उस कॉन्सेप्ट कार को प्रोडक्शन कार के रूप में आने में। लेकिन अगर आप इस शो को हर साल करेंगे, तो कहना होगा कि अगले साल क्या दिखने को मिलेगा क्योंकि उनके पास शायद कुछ होगा नहीं दिखाने के लिए। ये एक सवाल उठ के आ रहा है क्योंकि अभी तक तो जो हम सुन रहे हैं, ये हर साल होने की उम्मीद है। संकेत। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने बहुत अच्छे से समझाया क्योंकि ये बात सच है कि भयंकर कंफ्यूजन है। ऑटो एक्सपो है, ये कितने एक्सपो हैं, ये 2 साल में एक बार जो ट्रेंड था वो है।
आपने एक और बड़ी रोचक बात बताई कि इज इट इवन रेलेवेंट, लोग इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो इस बार का ये जो भारत मोबिलिटी शो था, इसमें अगर आपको कुछ चीजें जो स्टैंड आउट होती हुई दिखाई दे रही थी, वो क्या है? जैसे कि एक अखबारों में पढ़ के और ये तस्वीरें देख करके एक लगा कि वेरी क्लियरली ईवी इज द फ्यूचर। हर चीज का एक ईवी वर्जन, उसका एक ईवी अवतार वो हर स्टॉल में देखने को मिल रहा था। सही बात है। और लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि पिछले काफ़ी सालों से जो एक्सपोज़ हो रहे हैं, ना सिर्फ भारत में लेकिन बाहर भी, ईवी एक तरह से ओवरराइडिंग थीम बन चुका है इन एक्सपोज़ का। और ये ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरर या ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर अपना सारा R&D का जो पैसा है वो ईवीज़ में ही लगा रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न उसमें भी काफ़ी दिनों से रहा है क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो ईवी सेल्स दे हैव बीन डिक्लाइनिंग। थोड़ा-सा वो पिक्चर क्रैक हो चुका है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या सही हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सिर्फ एक्सपो की बात करें तो जी हाँ, मेरे ख्याल से इस बार जो एक ईवी का तो थीम था ही, लेकिन जो एक उसपे एक एक्स्ट्रा लेयर या थोड़ा-सा फ़र्क दिखने को मिला, वो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये जो ईवीज़ का प्रदर्शन पहले होता था, वो या तो कॉन्सेप्ट कार्स होती थी, बहुत फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स दिखाए जाते थे या फिर वो बहुत महँगे मॉडल्स होते थे। इस बार महँगे वाले तो थे, लेकिन साथ-साथ कुछ रियल वर्ल्ड, कुछ नॉर्मल मिडल क्लास बजट को कंसिडर करने वाले मॉडल्स या एट लीस्ट उस तरह की डायरेक्शन को भी देखने को हमको मिला। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हेडलाइन यही था कि फाइनली डिले तो था लेकिन फाइनली कुछ डिले के बाद अब मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक अरीना में उतर रही है और उसके साथ-साथ उनके जो पार्टनर है टोयोटा वो भी। तो मेरे ख्याल से इससे जो एक प्रेशर बना बाकियों पे कि मास मार्केट ईवीज़ जो अब तक सिर्फ टाटा मोटर्स या फिर कुछ हद तक महिंद्रा सप्लाई कर रहे थे मार्केट में, अब इस सेगमेंट में काफ़ी कॉम्पिटिशन होगा और मेरे ख्याल से उस तरह की गाड़ियाँ हमको देखने को मिली। टू व्हीलर्स में तो हम काफ़ी दिनों से ईवी गाड़ियाँ देख रहे हैं और इस साल भी काफ़ी नए मॉडल्स देखने को मिले, लेकिन उसमें इतनी नई बात नहीं थी, जितनी कि अगर आप hyundai क्रेटा टाइप प्राइस प्राइस पॉइंट को देखें, 15 से 20 लाख के बीच में, अगर वहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि क्रेडिबल ईवीज़ अब बाज़ार में पेश की जा रही हैं। महिंद्रा की जो B6 है, उसका भी अगर आप देखें तो सब 25 लाख रेंज है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रियलिस्टिक कन्वर्सेशन हो गया है अभी ईवीज़ को लेकर और लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा उत्साह भी मिला है इस वजह से। बिल्कुल। सिद्धार्थ, ईवी की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो ये कुछ हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स निकाले जिसमें न केवल एक जिस प्राइस रेंज पर आप बात कर रहे हैं, एक प्रीमियम रेंज की भी ईवीज देखने को मिली और आपको अलग अलग दाम की ईवीज, बड़े बड़े ब्रांड्स की जैसे BMW, मर्सिडीज, उनकी भी ईवीज। हालांकि वो ईवी रेस में कोई नए नहीं है, उनके यहाँ भी ईवीज आ रही हैं। विनफास्ट जैसे प्लेयर्स, इनके बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि वो नए नए नाम दिखे, अजीबोगरीब नाम दिखे। जी। ये भी सब 20 लाख की ऑफरिंग है, क्या है ये? विनफास्ट एक वियतनाम की कंपनी है और इनका कहना है कि ये ज़्यादातर ईवी पे ही अपना फ़ोकस बढ़ा के रखेंगे क्योंकि ख़ासकर कि जो इनकी इंडिया में एंट्री होगी इस साल, उनका प्लांट बन रहा है ऑलरेडी पिछले साल से भी पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था तमिलनाडु में। लेकिन जो इस साल अप्रैल या मई तक उनकी एंट्री होगी मार्केट में, वो सिर्फ़ ईवीज़ को ही लेके आएँगे, ऐसा दावा किया है और उनके पास है भी मॉडल्स। उनको पता है कि उनको कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि इनकी फाइट सिर्फ़ यहाँ पे जो मौजूद इंडियन कंपनीज़ हैं या जो शुरू से मल्टीनेशनल्स हैं, सिर्फ़ उनके साथ नहीं है, उनकी फाइट चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ भी है। इसलिए काफ़ी सारा उनमें मेरे ख्याल से रिसर्च गया हुआ है, तो डिज़ाइन और फीचर्स मेरे ख्याल से ये आप काफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन गाड़ियों से। शुरुआत में तो ख़ैर VF7 नाम की गाड़ी से शुरुआत होगी जो कि यहाँ बनेगी भारत में, लेकिन फिर भी वो मीडियम साइज़्ड एसयूवी है और इसलिए उसका मेरे ख्याल से इतना अट्रैक्टिव प्राइस रेंज ना हो। लेकिन VF6 जो उसके बाद आएगी, वो थोड़ी-सी कॉम्पैक्ट एसयूवी है उससे, क्रॉसओवर। अ, उसका वो कह रहे हैं कि दाम वो बहुत अट्रैक्टिव रखेंगे। तो देखना होगा किस प्राइस पॉइंट पे ये आती हैं, लेकिन हाँ, एक नया ब्रांड भारत में उतर रहा है काफ़ी दिनों के बाद और एक्सपो में मेरे ख्याल से हमेशा ब्रांड्स की एंट्री रही है। मुझे याद है कुछ साल पहले किया ने यहाँ पे ही एंट्री की थी। तो जब भी हमें एक्सपो में एक नया ब्रांड देखने को मिलता है, बहुत खुशी होती है। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स, हार्ली डेविडसन, ऑडी भी बहुत साल पहले इन सब ने और एमजी
इन सब ने अपना पहला कदम भारत में एक्सपो के थ्रू ही रखा, या मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट शायद पहले हुआ हो, लेकिन जो पब्लिक फेसिंग फर्स्ट स्टेप है वो हमेशा एक तरह से लॉन्च एक्सपो पे ही रहा है। तो अच्छा लगा एक और नया ब्रांड देखकर। सिद्धार्थ, आपको लगता है ईवी में हमने खास तौर से, जैसे इफ यू लुक एट द नेपाल एक्सपेरिमेंट या पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट या और जगहों पर, यहां पर क्या है, बहुत सारे चाइनीज प्लेयर्स कूद करके आ गए और उन देशों में कुछ इस तरीके का निजाम बना कि ईवी एक्सेप्टेंस हो गई, मजबूरी समझ लीजिए। हिंदुस्तान में ईवी स्ट्रगल कर रही हैं, खास तौर से इस रेंज में। उसका सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्ज कहां करूंगा। दूसरी बात है प्राइस पॉइंट, बहुत महंगी है। तो आपको लगता है ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं इस ऑटो एक्सपो में, इन्होंने ये मेन कंसर्न्स एड्रेस किए? काफी हद तक हाँ। और ऐसा है कि देखिए, ये जो अलग अलग देशों के आपने एग्जांपल्स दिए हैं, या फिर अगर आप वेस्टर्न एग्जांपल्स भी देखें, जैसे नॉर्वे हैं जो हमेशा ईवी के फ्लैग बेरर बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इंसेंटिवाइजिंग और गवर्नमेंट इंटेंट बहुत अलग थी हमारे सिनेरियो से। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ हद तक मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में भी कंफ्यूजन अभी भी है, और वो कंफ्यूजन टेक्नोलॉजी या फिर मार्केट एक्सेप्टेंस को लेकर नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग मेरे ख्याल से अभी काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अगर आप अपनी भारत की कार मार्केट को देखें, या टू व्हीलर और कार मार्केट, टू व्हीलर्स में तो हम वैसे भी नंबर वन है, नंबर वन मार्केट है ये दुनिया भर में, और कार का अभी ये थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। तो अगर आप देखें कि अगर साल में 4 मिलियन गाड़ियां बिक रही हैं, उसका अगर आप अनुमान लगाएं कि सिर्फ 30% इलेक्ट्रिक बन जाएं, तो क्या हमारे पास वो 30% गाड़ियों को चार्ज करने के लिए पावर का सप्लाई इनफ है या नहीं, ये भी एक बात हम्म। उभर के आ रही है। तो सिर्फ आसान है कहना कि ये गाड़ियां ग्रीन हैं, और लेकिन अगर ठीक है गाड़ी ग्रीन है, लेकिन अगर उसका पावर सप्लाई थर्मल प्लांट से आ रहा है तो वो ग्रीन नहीं है। तो काफी लेयर्स हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इंसेंटिवाइजिंग उस हद तक नहीं की गई जो हम बाकी देशों में देख रहे हैं। क्योंकि अगर कंज्यूमर की बात करें तो हाँ, काफी लोग हैं जो शायद कहेंगे कि मैं एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली कार लेना चाह रहा हूँ, या बाइक या स्कूटर। लेकिन आप मेरे ख्याल से मेरे साथ सहमत रहेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए स्टिकर प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी, ये ज्यादा मायने रखता है। तो अगर मुझे आप बोलें कि मुझे एक Hyundai क्रेटा 15 लाख पे मिल रही है, तो मैं देखूंगा माइलेज कौन सा किसमें ज्यादा है, उस हिसाब से मैं शायद डीजल खरीदना पसंद करूं। परफॉर्मेंस या टॉर्क मेरे ख्याल से इतना ज्यादा उसमें शायद काफी लोगों के लिए जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सिमिलरली ईवीज भी, अगर मुझे आप कंपेरेबल प्राइस, या चलो थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस पे एक कंपेरेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल दें, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। फिर मैं सोचूंगा कि हाँ, क्या मैं इसको चार्ज कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे हमने देखा सीएनजी का जो अडॉप्शन था वो क्यों हुआ, उसमें भी काफ़ी पेन पॉइंट्स हैं। सब जगह आपको सीएनजी पंप्स नहीं मिलते, सीएनजी पंप हम्म। जाएं तो में खड़ा रहना पड़ता है, और फिर फिल करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन क्यों लोग इसको क्यों फिर भी कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनकी सेविंग काफ़ी है। इलेक्ट्रिक कार अभी जो हमारे करंट टैरिफ्स हैं, उसकी हम्म। तुलना करें पेट्रोल या डीजल के साथ, हाँ बहुत ज़्यादा सेविंग्स हैं। इसलिए टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, ये महिंद्रा की जो बी है, या फिर एक्सयूवी 400 है, इसलिए इनमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, क्योंकि एक तो प्राइस पॉइंट अट्रैक्टिव है और दूसरा सेविंग्स बहुत हैं। तो अगर मुझे हफ्ते में एक बार कहीं जाके आधा घंटा बैठना पड़े, 2 घंटा बैठना पड़े चार्ज करने के लिए, द सेविंग्स आर टू अट्रैक्टिव। लेकिन क्या हम गवर्नमेंट से ये गारंटी ले सकते हैं कि, समझ लीजिए अगर 50% ऑफ द मार्केट गोज इलेक्ट्रिक, तो पावर टैरिफ्स इसी लेवल पे रहेंगे? हमने देखा है कि देयर हैज बीन लॉट ऑफ सेसेस, लॉट ऑफ इंक्रीज्ड एक्साइज ऑन फ्यूल। व्हाई इज हम्म। दैट? बिकॉज ऑफ द फ्यूल बिल। लेकिन चलो, फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन क्या कोल इंपोर्ट्स बढ़ेंगे क्योंकि हमको पावर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी? ये सब क्वेश्चंस के लिए मेरे ख्याल से सजेशंस हैं, लेकिन आंसर्स नहीं है। और इसलिए मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन रहता है, और इसलिए मेरे ख्याल से हैवी इंसेंटिवाइजिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम्म। मुझे लगे कि यार, कंज्यूमर हूं मैं, और मुझे तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक कार से ही मिल रही है। नेपाल या किसी और भी देश में अगर आप देखें, तो एक पीरियड रहता है जिसमें आपको एक ऑलमोस्ट इज लाइक अ टैक्स हॉलिडे। यूएस में हम्म। भी कुछ सालों तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत हैवी इंसेंटिवाइज किया गया, लेकिन अब जैसे वो इंसेंटिव्स हट रहे हैं,
ईवी सेल्स घट रहे हैं। और वो ट्रेंड चाहे आप 10 साल का दो या 5 साल का इंसेंटिव दो, इंडिया में भी हमने देखा है कुछ स्टेट्स में, काफी राज्यों में रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी सारा इंसेंटिव दिया गया। अब काफी स्टेट्स उसको भी रिवर्स कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि पीपल माइट गो टू पंजाब टू बाय अ कार इंस्टेड ऑफ दिल्ली, और दे माइट वांट टू बाय इट इन दिल्ली एंड नॉट बाय इट इन हरियाणा, और दे वांट टू बाय इट इन हरियाणा एंड नॉट दिल्ली। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक फिक्स पॉलिसी नहीं है, काफी कुछ स्टेट सब्जेक्ट है और वो स्टेट सब्जेक्ट रहेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंसेंटिवाइजिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड में कुछ हद तक दी गई है, ये जो फेम 2 पॉलिसी थी, फेम एंड देन फेम 2, और अब पीएलआई स्कीम के थ्रू। लेकिन वो जो एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट लोग ढूंढेंगे, मेरे ख्याल से उस टाइप का अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट कि मतलब पेट्रोल कार खरीदूंगा तो 12 लाख और उसी का अगर ईवी मॉडल खरीदूंगा तो 10 लाख, ऐसा सिनेरियो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होगा। सॉरी, आपको मैंने बहुत लंबा जवाब दिया इसका। बहुत नहीं नहीं, आपने बहुत विस्तार से जवाब दिया, क्योंकि ये बात सुननी जरूरी थी। इसी से एक फॉलोअप सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं सिद्धार्थ, आपको लगता है कि जो गाड़ियां दिखाई गई हैं इस ऑटो एक्सपो में, भारत मोबिलिटी शो में, वो इन फ्रंट्स पर लोगों को अपील कर सकती हैं, या फिर अभी भी देयर इज समथिंग स्टिल लेफ्ट, अभी भी कुछ गुंजाइश बची हुई है? आई थिंक सिंपल आंसर इज यस, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से गुंजाइश ये होगी कि इन ईवीज का मेंटेनेंस, रनिंग और ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल क्या रहेगा। क्योंकि यस, रियल वर्ल्ड मॉडल्स जो मैं शुरुआत में कह रहा था वो मेरे ख्याल से इस बार काफी एस्टेब्लिश हो चुका है, और मेरे ख्याल से लोग 25 लाख तक के प्राइस पॉइंट पे गाड़ियां खरीदना अब ये एक तरह से अब्जॉर्ब कर चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन और काफी कुछ। टोयोटा इनोवा को ले लो आप, देयर वाज अ टाइम जब वो लॉन्च हुई थी, वो 12 लाख पे लॉन्च हुई थी, बेस मॉडल 9 लाख का था। अब आप देखिए वो गाड़ी 34 लाख तक पहुंच चुकी है और लोग तभी भी उसको खरीद रहे हैं और उसमें रेटिंग है। मारुति की जो ग्रैंड विटारा आई थी 2 साल पहले, पहला हाइब्रिड था भारत में, वैसे वो नई टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन यहाँ लोगों को कुछ नया लगा उसमें। और टोयोटा हाई राइडर जो उसकी ट्विन मॉडल है, उसका भी प्राइस पॉइंट क्लोज टू 25 लैक्स। फिर भी सेगमेंट देखें तो ये वो क्रेटा सेल्टोस का ही सेगमेंट था, लेकिन लोग फिर भी खरीदना चाह रहे हैं इस नई टेक्नोलॉजी को। तो उसमें अगर आप बड़ा स्क्रीन और बड़ा सनरूफ और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दें जो कि आइस मॉडल में ना हो, तो मेरे ख्याल से लेने वाले तो हैं। इनकी जो कैपेसिटीज अभी इस्टेब्लिश हुई हैं, अभी भी आई थिंक इवन Hyundai नोस की डीजल और पेट्रोल क्रेटा ज्यादा वॉल्यूम में बिकेगी इलेक्ट्रिक क्रेटा से। लेकिन फिर भी जरूरी था कि इलेक्ट्रिक क्रेटा कैन नॉट बी 1.5 और 2 टाइम्स द प्राइस। तो पिछले 2-3 साल का लॉजिक अगर देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि क्रेटा की प्राइसिंग 25 लाख से ऊपर होगी, लेकिन हमने देखा कि नहीं, वो 17 लाख या 18 लाख से लेकर 24 लाख तक रेंज रखी है। 2 बैटरी ऑप्शंस हैं। तो हाँ, मेरे ख्याल से ज्यादा मार्केट और कंज्यूमर के प्राइस सेंसिटिविटी को लेकर अभी हम देख रहे हैं कि मॉडल्स बाजार में उतर रही हैं। और दूसरा है कि उनका जो वॉल्यूम प्रोजेक्शन है, जैसे मारुति की अभी ई विटारा भी दिखाई गई जो कि इस साल लॉन्च होगी, वो सिर्फ भारत में बनाई जाएगी, दुनिया भर के लिए। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी एक थोड़ा एंगल आ जाता है उसमें। स्कोडा ने अनाउंस किया है कि उनकी एक छोटी एसयूवी होगी। फिर किया की जो सिरोस लॉन्च हुई कुछ दिन पहले, उसका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अवतार भी आएगा कुछ महीनों के बाद। और फिर Hyundai की जो एक्स्टर है उस साइज की भी एक शायद छोटी ईवी Hyundai से भी आएगी। तो मेरे ख्याल से अब जो हम देखेंगे मास मार्केट क्रेडिबल मॉडल्स, JSW MG का भी एक मास मॉडल आएगा इस प्राइस पॉइंट पर। द मोर कार्स वी सी कमिंग क्लोजर टू 10 to 15, अभी 15 to 20 और 20 to 25 में सडनली काफी अनाउंसमेंट्स हुए हैं जो पहले नहीं थे। वो जब 10 to 15 ब्रैकेट में आ जाएगा, जैसे अगर आप 10 लाख या 11 लाख की अगर एक वैगन आर हो, जस्ट एज एन एग्जांपल, या फिर ग्रैंड i10, that is something people will be interested in. Tata Tiago and Tata Tigor, they were good first steps, लेकिन मेरे ख्याल से द टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी बेटर, बैटरीज हैव टू बी बेटर, उनकी जो रेंज होती है ऑफरिंग और सोफिस्टिकेशन, चार्जिंग टाइम। द गुड पार्ट इज टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर बार, हर 2-3-6 महीने में वो हमेशा बेहतर ही होती है, कभी बैकवर्ड नहीं जाती। ये भी एक प्रॉब्लम है ना सिद्धार्थ। प्रॉब्लम में क्यों? क्योंकि अगर आप आम धारणा में अगर लोगों से बात करें
कि अगर मैं पेट्रोल गाड़ी लूंगा, डीजल लूंगा, मुझे मालूम है पेट्रोल और डीजल तो डलना ही है, बाकी एवरीथिंग इज बेल्स एंड विसल्स। एक एडास आ गया, एक एयरबैग आ गया। बैटरी में प्रॉब्लम यह है कि पता चला बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ पैराडाइम शिफ्ट आ गया 1 डेढ़ 2 साल बाद। तो अभी मैंने ली और 2 साल में मेरी गाड़ी ऑब्सोलीट हो गई। ये भी एक फियर है लोगों के मन में। आपको लगता है ये एड्रेस हुआ है? ये कुछ हद तक मेरे ख्याल से एड्रेस हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, आप सही बात कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस और काफ़ी फ़र्क हुआ है कुछ सालों में। लेकिन अभी जो पिछले 5 या 7 साल में जो बैटरी डेवलपमेंट एक्सेलरेट हुआ है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे ख्याल से उभर के आई है। जो हर ब्रांड जिसने बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने एक चीज़ को हमेशा सबसे, मैं कहूँगा, आगे रखा है, और वो है कि जिस तरह की बैटरी आप या जिस तरह की बैटरी आप चूज़ कर रहे हैं अपने गाड़ियों के लिए, उसमें अपडेटिंग और सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट्स का क्या पोटेंशियल होगा, ये पहले नहीं था। और यही बात आप मोबाइल फ़ोन्स में भी देख चुके हैं ऑलरेडी, कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिलते हैं, उससे बैटरी एफिशिएंसी, बैटरी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ सकता है। और जो ये बैटरी सेल्स हैं, जिस तरह से उनकी पैकिंग की जाती है, वो भी इसी को मेरे ख्याल से एक तरह से इट्स ऑलमोस्ट बीन केप्ट इन माइंड टू मेक श्योर कि वो ऑब्सोलीट वाली बात इतने, जी हाँ, आई मीन ये तो होगा कि चलो 10 साल के बाद या 8 साल या चलो 5 साल के बाद जो बैटरी आएगी शुड बी बेटर देन द वन टुडे। लेकिन यही बात पेट्रोल इंजन्स और डीजल इंजन्स के लिए भी मेरे ख्याल से सही थी। तो यूजर विल गेट यूज्ड टू दैट। आई थिंक कंज्यूमर्स को एक तरह से वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप्ड व्हीकल्स, ये एक टर्म है जो हम ज़्यादा सुनेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, जिसकी वजह से एक तरह से देयर इज़ अ स्केलेटन, देयर इज़ अ बेसिक व्हीकल स्ट्रक्चर। लेकिन आपको एक अमेरिका का एग्जांपल दूंगा मैं। काफ़ी लोगों ने रिवियन नाम की एक कार कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी, उनके मॉडल्स खरीदे, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। वो बड़ी एसयूवी बनाते हैं और एक पिकअप ट्रक, और वो बहुत लोगों ने खरीदे, काफ़ी तादाद में उनकी डिलीवरी भी हुई। लेकिन खरीदने के 6 से 8 महीने बाद उनको एक नोटिफिकेशन आया कि ब्लाइंड स्पॉट कैमरा इज नाउ अवेलेबल टू यू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दे नाउ अपडेटेड द सॉफ्टवेयर, और ये एक सेफ्टी फीचर उनको अब मिल गया। बहुत लोग खुश थे। बहुत कम लोगों ने ये सोचा कि गाड़ी में कैमरा शुरू से था, उसको सिर्फ स्विच ऑन किया गया एक तरह से। तो आगे जाते हुए हम गाड़ी या कार स्ट्रक्चर विल बी हार्डवेयर। There will be many ways to adapt it. The software will be the real driver. It won't be the battery. It won't be the engine. And सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए शायद मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम ये देखेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा लागू है। और जो फीचर्स हैं जैसे एडास, इनको भी आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकें, तो प्राइस में आपको शायद इन द फ्यूचर कुछ कंपेटिटिवनेस नज़र आएगी। मैं हाईवे पे जा रहा हूँ तो मुझे क्रूज कंट्रोल या एडास की ज़रूरत है, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मैं उसको सिर्फ 6 दिन 7 दिन यूज़ करने के लिए ही अपने ऐप से डाउनलोड करूँगा वो कैपेबिलिटी, उसके बाद वो बंद कर देंगे। इस तरह से मैं रोज़ गाड़ी अकेले चलाता हूँ तो सिर्फ सिंगल एयरबैग डिप्लॉय हो, लेकिन जिस बार मैं अपने फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो सातों एयरबैग्स डिप्लॉय होने का जो गाड़ी को कमांड है, वो आप दे सकते हैं। ये सब क्यों? ताकि ओवरऑल कॉस्ट टू कंज्यूमर कैन बिकम मोर कंपेटिटिव। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड व्हीकल्स की वजह से मेरे ख्याल से ये जो एंग्जाइटी है, वो धीरे-धीरे मेरे ख्याल से डिसअपियर हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। सिद्धार्थ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सबसे वाव फैक्टर वाला स्टॉल या स्टॉल्स आपको क्या लगे? कोई ऐसे बहुत ही अनोखे नायाब प्रोडक्ट्स जिसको लेकर के आप बहुत पर्सनली इंटरेस्टेड थे, जो और एक्सपर्ट्स थे उनकी नजर में गया, ऐसी क्या चीजें थी? मेरे ख्याल से मेरे जो आंसर्स हैं एक तरह से क्लीशेड होंगे, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, और एक तरह से शायद नहीं। क्योंकि 2-3 चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से मेरे लिए उभर के आई एज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक था टीवीएस का जो स्टॉल था, उसपे एक कॉन्सेप्ट स्कूटर थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन व्हाइल आई लाइक्ड इट, उसका डिज़ाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक था, एंड इट शुड बी द फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन iQube। लेकिन उसी स्टॉल पे एक
विदाउट टू मच फैन फेयर, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं डाला. देयर वाज अ सीएनजी वर्जन ऑफ द टीवीएस जुपिटर स्कूटर. मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है. इट हैज़ अ फ्लोर माउंटेड सीएनजी टैंक, काफ़ी रेंज है उस स्कूटर की. उसमें हाई प्रेशर सीएनजी फिलिंग बहुत जल्दी हो सकता है, और उसमें जो सेविंग्स हैं लोगों के लिए वो काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं, क्योंकि स्कूटर यूसेज इज़ यूजुअली फॉर पीपल हु वांट समथिंग वैल्यू फॉर मनी एंड प्रैक्टिकल. तो मुझे वो बहुत पसंद आई, और मेरे ख्याल से उनको जल्द से उसको बाजार में लाना चाहिए. इट लुक रेडी एनीवे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं लगी. सो दैट वाज वन. बजाज की जो फ्रीडम सीएनजी बाइक है जो कुछ महीने पहले लॉन्च हो चुकी है, उसका भी एक बहुत बड़ा स्टॉल था जिसमें सिर्फ फ्रीडम को डिस्प्ले किया गया था. मेरे ख्याल से एक्सपो विजिटर्स के हिसाब से काफ़ी लोगों ने उसको देखा नहीं होगा, तो उनके लिए अच्छा है उसको देखना कि सीएनजी अब टू व्हीलर्स में काफ़ी क्रेडिबली आ रहा है एक ऑप्शन. और कार्स की साइड पे आई थिंक यू कांट एस्केप द इलेक्ट्रिक एंट्री ऑफ मारुति. जब मार्केट लीडर इलेक्ट्रिक में एंट्री मार रहा है और एक कॉम्पैक्ट गाड़ी के साथ, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, और मेरे ख्याल से पूरा स्टॉल सिर्फ उस गाड़ी पे डेडिकेटेड था. बहुत बड़ा स्टॉल था पवेलियन, तो काफ़ी लोगों की नज़र उस पे थी. सो यू कांट एस्केप दैट वन. बहुत ज़रूरी मॉडल था वो. और उसी का काउंटर पार्ट जो टोयोटा अर्बन क्रूजर कॉन्सेप्ट ईवी के तौर पे दिखाया गया, वो भी बाजार में आएगा ज़रूर. तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी था. और द सरप्राइजिंग पार्ट फॉर मी वाज नॉट ये जो ग्लोबल शोकेस थी लाइक आयोनिक 9 या फिर एमजी साइबरस्टर. दे आर वेरी कूल. आई थिंक लोगों को जो एक्सपो जाते हैं उनको कुछ सेक्सी देखना पसंद है, तो उस तरह से नाइस टू सी दोस कार्स. लेकिन Hyundai के स्टैंड पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन किया गया दूसरे दिन पे. दैट वाज फॉर अ 3 व्हील एंड 4 व्हील माइक्रो मोबिलिटी कॉन्सेप्ट. मेरे हिसाब से दैट इज माय पिक ऑफ द शो, बिकॉज एक तो वो अनएक्सपेक्टेड था, दूसरा वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन है जो Hyundai ग्लोबल डिजाइन ने बनाया है टीवीएस के लिए. तो इट वाज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर समबडी एल्स. टीवीएस ऑफ कोर्स लाइक एवरीबडी एल्स इन देयर राइवल्स, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो लॉन्च कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में भी उनका काफी इंटरेस्ट है. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे दोनों एल्यूमिनियम कंपोजिट से बने थे. उनमें क्रैश सेफ्टी थी जो विच वाज टेकन इनटू अकाउंट. बोथ हैड मोर हाइट, लिटिल मोर हाइट देन करंट 3 व्हीलर्स एंड पीपल मूवर्स, ताकि उनमें आप अंदर बाहर बहुत इजीली जा सकें. ज़्यादा स्पेस थी, विड्थ थी, कंफर्ट थी, और ऑफ कोर्स दे वर इलेक्ट्रिक. तो अगेन रनिंग एफिशिएंसी और यूजेबिलिटी उनकी काफ़ी प्रैक्टिकल थी. और तो ये जो अभी हम ई रिक्शाज देख रहे हैं, जो मेरे ख्याल से कुछ हद तक डेंजरस भी हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा क्रेडिबल और अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा अगर इस तरह का प्रोडक्ट बाजार में उतरे. तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था. उनमें ड्राइवर कंफर्ट और ड्राइवर अर्गोनॉमिक्स को भी काफ़ी मेरे ख्याल से उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया था, क्योंकि उनको गाड़ी कभी-कभी 8 या 10 घंटे चलानी पड़ती है. मतलब 8-10 घंटे वो गाड़ी में बिताते हैं दिन में. तो उनके लिए यूएसबी चार्जिंग, फ़ोन माउंट ताकि आप मैप्स देख सकें, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें थी. यूएसबी पॉइंट ताकि फ़ोन को चार्ज कर सकें. और सामने की उनमें एक छोटी-सी एलईडी स्क्रीन थी, जिससे आप एक मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं बाकी ट्रैफिक को या फिर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को. जैसे आप विदेश में देखते हैं कि टैक्सी फॉर हायर, अगर टैक्सी का साइन उसमें लाइट चला हो तो आप उसको रोक सकते हैं, ना चला हो तो उसको ना रोकें. तो उसी तरह से सामने मैसेजिंग हो सकती है कि इट इज़ फ्री और ऑक्यूपाइड, या यू नो कैन ओनली डू शॉर्ट डिस्टेंसेस. दैट आई थॉट वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसमें पोटेंशियल काफ़ी है. जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स ही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी उस पे काफ़ी स्ट्रेस था कि इसमें स्टैम्प्ड पैनल्स नहीं थे, व्हिच मीन्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन बी मच लोअर. इसमें ओपन कॉन्सेप्ट था ताकि वो गाड़ी बहुत लाइट हो सके, उसमें रेंज बढ़ सके. लेकिन अगर आप मानसून में चलाना चाहते हैं तो आप वो दरवाजे जो सिर्फ खुले फ्रेम्स थे उनको निकाल के फुल फ्रेम दरवाजे लगा सकते हैं ताकि पानी अंदर ना आए. एंड वन लास्ट थिंग, उसमें एक एडजस्टेबल मैनुअल एडजस्टेबल सस्पेंशन था, जिसका मतलब बाकी जो आप गाड़ियां देखते हैं फैंसी कार्स जिसमें आप एक बटन दबाओ और गाड़ी ऊपर चली उठ जाती है, जाती है। ओ दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन इसमें एक मैनुअल एडजस्टमेंट था, तो आप बाहर उतर के सिर्फ एक लीवर को घुमाएं एंड द सस्पेंशन गोज अप, ताकि अगर वाटर लॉगिंग हो या मानसून का समय हो तो आप फिर भी प्रैक्टिकली इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं सेफली. सो वेरी इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया और इंडियन कंडीशंस को देखकर इसको डिजाइन किया गया था.
massive surprise. Very nice to see the collaboration, and I hope it becomes a actual usage, because ये last mile mobility के लिए metro feeders या फिर delivery, इनके लिए ये हम्म। बहुत ही practical चीज है और होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो है ऑप्शंस वो क्रेडिबल नहीं है। बहुत जुगाड़ू टाइप है, एकदम सही कह रहे हैं आप। वेरी ये जो आपने वेरी। अभी एक बात बोली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मानते हैं कि मारुति की एंट्री ईवी का गेम हिंदुस्तान में पलट सकती है? क्योंकि मारुति जब R&D करके कोई चीज लेकर के आता है, जब कोई प्रोडक्ट लेकर के आता है, तो दे टेक द टाइम, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो छा जाने वाला। उनकी यही जिसे कहना तासीर रही है। तो आपको लगता है कि ये ईवी के लिए दैट बिग चेंजिंग मोमेंट होगा हिंदुस्तान में, मारुति की एंट्री? संकेत, इट्स नॉट इवन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स जस्ट द ब्रांड। ये जो एक हम्म। एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि मारुति के जो डीलरशिप्स हैं, जो उनका नेटवर्क है, वो अगर सब इस बारे में बात करना शुरू करें, जैसे हमने देखा टाटा ने काफी हद तक इसको अचीव किया है, जो टियर 3 इंडिया, टियर 4 इंडिया में भी अगर आप देखें कि लोग इस तरह का अडॉप्शन करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए मारुति का उस अरीना में उतरना बहुत ही जरूरी था। अरीना पन इंटेंडेड, क्योंकि उनका वो एक हम्म। नेटवर्क भी है, और उसमें अभी करेक्ट। जो गाड़ी उन्होंने दिखाई है ये तो नेक्सा नेटवर्क में जाएगी, तो ये हम्म। थोड़ी सी प्रीमियम या हाई प्राइस होगी, लेकिन मारुति के जो ग्लोबल बॉस हैं, तोशीहिरो सुजुकी, वो यहाँ, या सुजुकी के कहना चाहिए, वो यहाँ आए थे, और उनसे मुलाकात में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो इससे छोटी गाड़ी है उसको बहुत करीबी से देखें, मतलब हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हम्म। हमारा एक रेपुटेशन रहा है, हमारी एक तरह से एक ऑब्लिगेशन है हमारे कंज्यूमर को, कि हम उनके लिए एक कॉम्पैक्ट, रोज यूज करने वाली, बेटर प्राइस्ड इलेक्ट्रिक कार लेकर आए। तो जैसे मैं वैगन आर का एग्जांपल दे रहा था, उस टाइप का अगर एक मॉडल आया मारुति से, तो शुरुआत वहां से कभी नहीं होने वाली थी, क्योंकि एक रेपुटेशन बनाना जरूरी होता है कंपनी के लिए। तो ये एक तरह से फ्लैगशिप मॉडल आप समझ लीजिए, लेकिन अगले 1-2 साल के लिए यस, ई विटारा विल बी द बिग फोकस, लेकिन व्हाट इट मीन्स फॉर द फ्यूचर आई थिंक इज व्हाट एवरीबody इज वरिड अबाउट, क्योंकि जब मारुति कुछ करती है तो प्रेशर बाकियों पे ज्यादा पड़ता है। और इसी बात में मेरे ख्याल से एक और जरूरी चीज कहना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, कि जब वो आए थे यहाँ पे, ना ही उन्होंने सिर्फ इस गाड़ी को लॉन्च किया, ना ही बोला कि ये सिर्फ भारत में बनेगी, पूरे दुनिया भर में। ये मिलान में दिखा चुके थे 2 महीने पहले, लेकिन सिर्फ भारत में बनेगी। और सुजुकी ई एक्सेस, जो उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो भी सिर्फ भारत में बनेगी भर के लिए। लेकिन और बोला है कि छोटी ईवी भी आएगी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि हम अपना जो पुराना एक 50% मार्केट शेयर होता था मारुति का, हम उसको हम्म। वापस लेकर आए। तो एक उन्होंने मतलब एक ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान, कि हम्म। 50% मार्केट शेयर इज अ ह्यूज थिंग। आप समझ सकते हैं ऑफ कोर्स व्हाई इट्स ह्यूज, लेकिन अभी उनकी जो पोजीशन है वो 41% तक स्लिप हो चुकी है। अगर किसी और आप ग्लोबल कार मेकर को पूछें तो वो बोलेंगे कि 40% बहुत है यार मतलब किसी को नहीं पता। लेकिन मारुति एक टाइम पे 60-70% पे होती थी, फिर वो बहुत साल तक अराउंड 51-52% पे थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 50 या 55% तक वापस ले जाना चाह रहे हैं अपने मार्केट शेयर को। तो ये इसका मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी फोकस रहेगा। हर किस्म की अगर वो व्हीकल ना ऑफर करें, तो हर एक सेगमेंट में उनका शेयर ना बढ़े, तो फिर वो 50% मार्केट शेयर नहीं रिगेन कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा, लेकिन हम्म। हाँ, उनके नए प्लांट खुल रहे हैं। उनका एक नया प्लांट हरियाणा में इस साल खुलेगा, जिसमें 2.5 लाख गाड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी इस साल ही, और फिर 2-3 साल में उसकी कैपेसिटी 10 लाख गाड़ियों तक चले जाएगी। फिर जो मानेसर प्लांट है उसकी एक्सपेंशन हो चुकी है, 9 लाख गाड़ियां बनती है अभी वहां पे साल में। और गुजरात प्लांट, जहाँ पे 5 लाख गाड़ियां बन रही हैं, वो भी 10 तक पहुंच जाएगा आंकड़ा। तो इस टाइप का जो आउटपुट अगर मारुति की तरफ से आ रहा है, तो वो हर एक सेगमेंट में अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ बढ़ाना ही चाहेंगे, और वो सिर्फ ऑल्टो, एस्प्रेसो और वैगनार से नहीं आने वाला है, उनको भी पता है। तो एसयूवीज पे, ईवीज पे, हाइब्रिड्स पे जरूर स्ट्रेस रहेगा, और दैट्स व्हाई आई फील यस, एक बार मारुति
सीरियस बन जाती है एक स्ट्रैटेजी को लेकर, तो उसका इफेक्ट पूरे मार्केट पे, पूरे इंडस्ट्री पे पड़ता है बाय डिफॉल्ट। एक लास्ट में जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कुछ बात आईसीई की भी कर लें। मतलब हमने पूरा ईवी को ही डेडिकेट कर दिया, लेकिन कुछ इंटरनल कंबस्शन इंजन के लिए था भी, या कोने में पड़े हुए थे कहीं? कोने में तो नहीं थे, थैंकफुली। यस था, आई थिंक। इलेक्ट्रिक्स को लेकर मेरे ख्याल से एक शोकेस टाइप फील भी आती है ब्रांड्स को, तो इसलिए ऑफ कोर्स उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस इलेक्ट्रिक्स पे ही रखा। लेकिन हाँ, कुछ हमने नॉन इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी देखे। ज़्यादातर थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉडल्स थे वो, और फोकस उन पे मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस को लेकर ज़्यादा रहता है फिर। लेकिन इलेक्ट्रिक, सॉरी, आइस टू व्हीलर्स भी हमने इस बार देखे, विच वाज नाइस टू सी। BMW ने अपनी नई 450 मॉडल को कॉन्सेप्ट रूप पे दिखाया है, जो कि फिर भी मास मॉडल तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रोचेबल एंट्री लग्जरी मॉडल कह सकते हैं उसको, जो 310 उनकी थी उसको रिप्लेस करेगी वो बाइक। और मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, या मेरे ख्याल से फीडबैक के लिए BYD ने काफी लोगों के सामने एक सवाल रखा कि क्या प्लग इन हाइब्रिड्स को बाजार में लाना चाहिए। तो उनकी जो सी लायन 6 एंड 7 को दिखाया, उसमें एक इलेक्ट्रिक थी और एक प्लग इन हाइब्रिड थी। और हाइब्रिड्स को लेकर एक चर्चा बन चुकी है, क्या वो प्लग इन होनी चाहिए, क्या वो कन्वेंशनल हाइब्रिड्स होनी चाहिए, जैसे कि हम मारुति की बात कर रहे थे पहले। तो yes, I think we saw some of those models, which was nice to see. Plug-in can work really well in India. उसके लिए शायद अलग शो करना पड़े क्यों वो में पोटेंशियल है। लेकिन सिर्फ ये कहूंगा कि फिलहाल गवर्नमेंट में प्लग इन हाइब्रिड्स को लेकर कोई इंसेंटिव प्लानिंग नहीं है। शायद इस पे एक थोड़ा सा फोकस आना चाहिए, क्योंकि प्लग इन इज अ ग्रेट वे टू फाइंड अ गुड बैलेंस। उसमें आपके इंजन्स छोटे होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, विच मीन्स फ्यूल कंजम्पशन गोज डाउन ऑफ कोर्स, प्लस बैटरी बड़ी होती है नॉर्मल कन्वेंशनल हाइब्रिड से, तो आप प्योर इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा चला सकते हैं उस गाड़ी को। और फिर जो कंज्यूमर है उनको चार्जिंग की एक हैबिट बन जाती है उससे, क्योंकि जो बैटरी उसमें है वो कन्वेंशनल में जो सेल्फ चार्जिंग बैटरीज रहती हैं वैसी नहीं होती हैं। आपको फिर भी प्लग इन करके उनको फुल ऑप्टिमली 100% चार्ज करना पड़ता है, रनिंग से सिर्फ वो चार्ज नहीं होती। तो एक तरह से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के आदी हो जाएंगे, और फिर भी वो रीअश्योरेंस रहता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उस बैटरी से खत्म हो जाए, फिर भी जैसे सीएनजी मेरा में है, पेट्रोल है। तो PHEVs या प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, इन पे शायद ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। इनके प्राइस पॉइंट्स अगर ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं, तो भारतीय कंज्यूमर के लिए मेरे ख्याल से वो ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा क्रेडिबल और ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सिद्धार्थ, आपने टाटा सिएरा के बारे में बिल्कुल बात नहीं की इतने लंबे एपिसोड पे। मतलब इट डिड नॉट अफेक्ट यू? वो या वो सिर्फ आई हुआ टेल यू था? द ट्रूथ। हाँ। नहीं, आई टेल यू द ट्रूथ। वो टाटा सिएरा अब हम 6 साल से देखते आ रहे हैं किसी एक कॉन्सेप्ट रूप में। तो वो अभी वी आर ऑल जस्ट सेइंग यार लॉन्च कर दो, अभी बहुत हो गया। बिकॉज 3 एक्सपोज पहले उसका पहला कॉन्सेप्ट देखने को मिला। फिर 2 एक्सपोज पहले हमने उसका एक रिवाइज्ड अवतार देखा, जिसमें थोड़े से स्पेसिफिकेशंस बताए गए और डिजाइन को थोड़ा ज्यादा फाइन ट्यून किया। फिर लास्ट ईयर भारत मोबिलिटी शो में उन्होंने फिर से उसी कॉन्सेप्ट को दिखाकर दूसरे रंग में बोला कि अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट कार नहीं है, हम इसका प्रोडक्शन मॉडल बनाएंगे। अगले साल ये गाड़ी मार्केट में आएगी, और इस साल हमको उसका आइस वर्जन देखने को मिला, लेकिन गाड़ी अभी तक मार्केट में नहीं आई है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग कार है, उसमें मेरे ख्याल से काफी पॉपुलैरिटी भी है। और हमने एक्सपो अवार्ड्स किए एक्चुअली, संकेत, और उसमें लोगों को पूछा भी कि उनकी फेवरेट, एक पीपल्स चॉइस कैटेगरी थी जिसमें पूछा कि उनकी फेवरेट कार कौन सी है एक्सपो की। और ऑप्शंस यही थे: ई विटारा, क्रेटा इलेक्ट्रिक, सिएरा, और महिंद्रा B6। क्योंकि B6 देख तो उसका लॉन्च तो हो चुका था, लेकिन पहली बार लोग अपने आप देख रहे थे उसको इन द फ्लैश। आप गेस कर सकते हैं कि किसने इस खिताब को जीता। आई एम अज्यूमिंग, मतलब आपकी भूमिका से लग रहा है कि टाटा सिएरा का काफी उसमें बोलबाला रहा होगा। इट वाज एक्सपेक्टेड टू विन, लेकिन द हाँ। महिंद्रा वन। सो अच्छा। द सेकंड मोस्ट वोट्स वेंट टू द सिएरा। लेकिन ये एक फटीक बन चुका है आई थिंक सिएरा को लेकर, कि
अच्छा हाँ ठीक है, ऑटो एक्सपो है तो एक सियरा होगी स्टेज पे। हाँ। तो इसलिए अविन्या कॉन्सेप्ट, हैरियर ईवी भी मेरे ख्याल से सियरा के डायरेक्शन में जा रही है। अगर उसको इस साल नहीं लाए वो बाजार में तो उसका भी ऐसे ही जोक बनेगा कि हर बार वो हैरियर ईवी को दिखाते हैं लेकिन लॉन्च नहीं करते। और हैरियर पेट्रोल जो इंजन है वो भी दिखाया गया इस बार फॉर द थर्ड टाइम। तो यस, आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट दैट इज द ओनली रीजन आई हैव नॉट स्ट्रेस्ड ऑन इट। बट यू आर राइट, हाँ। जो प्राउड अपील उस गाड़ी में है और जो एक नॉस्टैल्जिया वैल्यू है वो बहुत स्ट्रांग है। और उसको अगर वो एक बहुत क्रेडिबल और वेल इंजीनियर्ड मॉडल के रूप में उतारें तो पोटेंशियल बहुत है उस गाड़ी में। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। लंबा एपिसोड रहा, लेकिन इतनी सारी अच्छे से चीजें पता चली हैं ऑटो एक्सपो के बारे में जो शायद उस भीड़ भड़कम में जा करके नहीं पता लगती। जाते जाते बस ये बताइए कि आपने तो इतने ऑटो एक्सपो देखे हैं, ये कन्वर्जन कितना होता है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू मार्केट? मतलब अमूमन लोग ऐसे ही रख देते हैं चीजें डिस्प्ले के लिए, वो मार्केट में आते आते कितना, आपने बताया 2 साल 3 साल तो आप मान के चलिए, कन्वर्जन ऑफ इट एक्चुअली हैपनिंग वो भी होता है या नहीं? Yeah, you made me sound really old at the start by saying I've covered many auto expos. But no. On a serious note, that's a great question क्योंकि मैं कहूँगा अगर आप साल 2000 के आसपास देखें ग्लोबली, सिर्फ ऑटो एक्सपो नहीं, किसी भी फ्रैंकफर्ट मोटर शो, पेरिस मोटर शो, तो यूर राइट, बहुत आउटलैंडिश कॉन्सेप्ट्स हमको देखने को मिलते थे। और वो जितने ज़्यादा आउटलैंडिश हो उतने ज़्यादा अप्रिशिएट होते थे। और उसका कन्वर्जन रेशियो यूज्ड टू बी 20% एट बेस्ट। और ये भी कहूंगा मैं कि जो कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कार के रूप में आती थी, वो प्रोडक्शन कार और कॉन्सेप्ट में भी बहुत फर्क होता था। जैसे रेनो क्विड, जो हमको कॉन्सेप्ट ऑटो एक्सपो में देखने को मिला बहुत साल पहले, और जो गाड़ी एक्चुअली आई, मतलब 19-20 का फर्क नहीं था उनमें, मेरे ख्याल से कोई 2000 का फर्क था दोनों में। तो वो एक ट्रेंड चेंज हो चुका है और इसके दो कारण हैं। एक, इन्वेस्टमेंट्स और ओवरऑल कॉस्ट प्रेशर्स बहुत बढ़ चुके हैं उस टाइम से। तो जस्ट फ्रिवलस कॉन्सेप्ट्स के लिए लोगों के पास बजट्स नहीं है अभी। जो भी कॉन्सेप्ट वो बनाते हैं वो एक बहुत मार्केट इंटेंट को अपने लेट्स से की स्ट्रेटजी, उनका मार्केट इंटेंट रहता है और तभी वो कॉन्सेप्ट कार ग्रीन लाइट होगी इंटरनली। और दूसरी बात, या बाइक, और दूसरी बात ये है कि एक ट्रेंड बन चुका है जो लैंड रोवर की जो रेंज रोवर इवोक थी उससे शुरुआत हुआ इसका। और हमारे टाटा हैरियर का या पंच का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे भारत में। कोइंसिडेंटली दे आर द सेम कंपनी, बट द पॉइंट वाज कि जो कॉन्सेप्ट कार थी, जो बहुत ही एक्सप्रेसिव डिजाइन था और बहुत ही इवोकेटिव और बहुत ही आउटलैंडिश एक तरह से था, उसी को बिल्कुल उसी रूप में प्रोडक्शन कार में लाया गया। तो वो जो एक ट्रेंड कंज्यूमर्स ने अप्रिशिएट किया उन कार्स को लेकर, वो अब एक, सॉरी इट्स नॉट अ ट्रेंड, नाउ इट्स अ गिवन। तो अब ये जरूरी हो गया है कि जो आप दिखा रहे हैं वो एक्चुअली उसी रूप में बाजार में भी आए, क्योंकि वैसे ही नहीं तो आएगा। वैसे ही या उससे बहुत मिलता हुआ, ताकि लोग फिर उसको अप्रिशिएट करें। नहीं तो जो एक कॉन्सेप्ट फ्यूचर लुकिंग या जस्ट डिजाइन डायरेक्शन, वो जो एक था, मेरे ख्याल से प्रेस को काफी पसंद आता था लेकिन कंज्यूमर्स डिडंट रियली केयर। अब कंज्यूमर्स को लगता है कि यार मैं ये गाड़ी आज स्टेज पे देख रहा हूँ, 2 साल में मैं इसको चलाऊंगा। वो फीलिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है मार्केटिंग वालों के लिए कि वो प्रेशर डिजाइनर्स पे है। तो हम काफी बार कहते हैं कि इस साल ही देख लीजिए, जो टोयोटा का अर्बन क्रूजर एसयूवी ईवी कॉन्सेप्ट था, वो दोनों पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रोडक्शन मॉडल, the big headline belonged to Maruti. They needed to have e-Vitara as the big model. So that one was shown as a concept. I can guarantee you कि जो गाड़ी जब आएगी बाजार में, it's going to look like that only. वो ठीक है, कह लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वैसे वो प्रोडक्शन रेडी कॉन्सेप्ट है। तो नाउ आई वुड से द कन्वर्जन रेट इज 80 to 85%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डिटेल में जानना जरूरी था, क्योंकि कई बार वो गाड़ियां इतनी फ्यूचरिस्टिक दिखती थी कि मालूम था कि ये सड़क पे तो ऐसे आएगी नहीं, तो मजाक टाइप का लगता था कि जाके खिलौना देख करके आए। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर सो मच टाइम, अच्छे से समझाने के लिए दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you for having me, Sanket. I know that saying things in brief is not my forte. So thanks. थैंक यू।